तरीके अलग तरह के मेरे, खाली वोट के लिए निशाने पे ले रहे। इनकी पार्टी में है क्रिमिनल के चेहरे, न दिखता बलात्कार ये सारे अंधे बहरे। आज आप कहीं भी बिल्डिंग में चले जाओ तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको एक चॉल में मिलेगा। प्यार मोहब्बत, एक सपोर्ट होगा। बिल्डिंग में तो ये भी होता है, कई बार देखा गया है कि कोई गुजर गया तो पता नहीं चलता। पहला गाना ही जो आपका नाम ही फटका फट गया था। हाँ, तो उसके पीछे की शुरुआत ऐसी कि फटका एक्चुअल में पहला गाना नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबिन तिसेकर और आप देख रहे हैं ग्रीन रूम चैट्स। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद है जिनकी कहानी सिर्फ रैप की नहीं बल्कि मेहनत, जज्बे और सपनों की कहानी है। धारावी की गलियों से निकलकर अपने लफ्ज़ों और अपनी आवाज़ के दम पर इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। इनके गाने सिर्फ बीट्स और राइम्स तक सीमित नहीं हैं बल्कि ज़िंदगी के एक तजुर्बे, स्ट्रगल्स और हकीकत को बयां करते हैं। आज ही हज़ारों नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी, इनकी चैलेंजेस, इनके म्यूज़िक और इनके पीछे छुपी हुई कहानी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डी अब्दुल का, या अब्दुल रहमान। जो आप कहना चाहो, डी अब्दुल या अब्दुल रहमान। बेसिकली अब्दुल रहमान हमेशा से जो था वो एक हद तक का छुपा हुआ था, बट धीरे धीरे वो भी जाहिर हुआ जी। और डी अब्दुल वो रहा जो दुनिया ने देखा, जो काफ़ी हद तक का मैं लोगों के आगे था हमेशा से। तो अब्दुल भाई, मैं आपसे आपकी पुरानी चीज़ों से, जहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ और अब तक का सफ़र के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। मैं जानना चाहूँगा, धारावी में बड़े होते होते कौन से ऐसे एक्सपीरियंस थे जो आपको आज एक आर्टिस्ट बनाया? धारावी में ओवरऑल मेरी फैमिली से लेके, मेरे दोस्तों से लेके, मेरी हर एक चीज़, वहाँ पे जो रहने का तरीका था, वो जो रॉ वाइब होती है। आज आप कहीं भी बिल्डिंग में चले जाओ तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आपको एक चॉल में मिलेगा। प्यार मोहब्बत, एक सपोर्ट होगा। बिल्डिंग में तो ये भी होता है, कई बार देखा गया है कि कोई गुजर गया तो पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर किसी को किसी चीज की तकलीफ हो गई, कोई सीरियस हो गया, तो वो पड़ोसी आ जाता है जो जिसका कोई रिश्ता नहीं है, आपका खून से कोई रिश्ता नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदारी नहीं है आपसे, जिस पड़ोसी की, वो पड़ोसी आ जाता है। तो ये भी एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल सारी चीजों से जो मुझे जो रॉ वाइब मुझे मिला वहां से, वो सारी चीजों को मैंने अपने अंदर समाया हुआ था, वो मैंने मेरे क्या बात है, कलम से निकाला बाहर। बहुत खूब, बहुत खूब। वो पहला मोमेंट कौन सा था जब आपको ऐसा लगा कि आप एक म्यूजिक में घुसना चाहेंगे, सिंगिंग करना चाहेंगे? कब आपको लगा कि आपकी हॉबी एक फुल टाइम करियर बन सकता है? तो बेसिकली इसकी स्टार्ट जो है ये राइटिंग से होती है। एज यू ऑल नो कि म्यूजिक जो है, जो रैप होता है, रैप में सब चीजें जरूरी है, ठीक है, कि आपको वोकल देना है, राइटिंग करना है, सारी चीजें। बट मेरा मामला शुरू हो गया था किंडरगार्टन से। अच्छा। जब मैं छोटा था तब पढ़ाया जाता था कैट, बैट, मैट, फैट, वो राइम स्कीम पसंद आता था। वो लिखते लिखते मुझे बहुत इंटरेस्ट था इसमें। वो लिखते लिखते फिर पोइट्रीज होती थी, आई एम अ टी पॉट फैट एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो उसकी लास्ट की सारी राइम्स को मैं निकालता था और वो राइम्स को निकाल के मैं खुद की पोएम बनाता था। अच्छा। कि मैं पहले राइम्स मुझे पसंद आ रहे, फिर मैं पोएम्स पे स्विच हो रहा हूँ। बट स्टिल अब उस उम्र में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शिफ्ट होते होते मैंने बोला यार ये अपने ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेरा टेस्ट वो नहीं लग रहा है। हाँ, तो अब्बा उर्दू में काफी अच्छे है, तो शेरो शायरी का वहां से मैं बोला यार ये चीज थोड़ी उर्दू क्योंकि फेमिलियर है हिंदी से, मैंने बोला ये काफी अच्छा, बट अगेन वो बहुत टफ लग रहा था जी। देन ऐसे करते करते मैं जो है रैप तक पहुंचा कि ओके ये भी एक चीज होती है। मेरा पहला जो मैंने गाना सुना था वो सारी चीजें, मतलब कुछ इंटरनेशनल सॉन्ग्स मैंने सुना। उस टाइम पे शादियों में डीजे जब बजता था तो बाहर के गाने बजते थे। पुराने 9XM चैनल आते थे तो VH1 करके कुछ चैनल होते थे, तो उन सब चैनलों पे जो है इंटरनेशनल सॉन्ग्स प्ले होते थे। तो वहां से मैं रैप से मुखातिब हुआ, देखा तो इंडिया में फिर कुछ इसकी चीजें चल रही थी, तो मैंने फिर अपने तरीके से उसको लिखा, बट मैंने रिलीज नहीं किया। अच्छा। ये चीज पर्दे के पीछे दिखी। मैं फर्स्ट पेज पे स्केच करता था, लास्ट पेज पे लिखता था, बट किसी को मैंने बताया नहीं। ऐसा था। अगर जैसे आप रैपर नहीं होते उस वक्त, तो आप क्या होते हैं?
जैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं उस वक्त में टू बी वेरी ऑनेस्ट सीरियस लेता था मैं रैप को तो लेता था मैं, मतलब राइटिंग को लेता था बेसिकली। रैप का मैंने स्पेसिफिकली नहीं सोचा था, राइटिंग का मैंने सोचा था। जी। बट स्केच करता था मैं कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो मैं आपकी पोर्ट्रेट अभी मैं बना दूंगा वैसा। तो इतना अच्छा नहीं था, बट मैं हाँ ये था कि मैं ट्राई करता था जी। और स्केच आर्टिस्ट था मैं, मतलब स्केचिंग मेरे को पसंद, मुझे बहुत पसंद थी स्केचिंग और फनी वीडियोस वगैरह बनाना, थोड़ा ऐसा मतलब मन करता था ये सारी चीजें। तो वो करना चाहते हैं जी। आप। 2019 में आपने एक मुकाम हासिल किया, जो पहला गाना आपने रिलीज किया फटका। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 2019 में, अब आप इससे अंदाजा लगा लो, मैं 2002 की पैदाइश हूँ, तो उस वक्त मेरी कुछ अंडर 18 था बेसिकली। 16-17 साल हाँ लगभग। हाँ, लगभग। तो मैं उस वक्त आप शायद एसएससी या 11वीं में होंगे। मैं 10th दे रहे का थे दे चुका था एग्जाम। हाँ। और वो हॉलीडे जो बड़ी छुट्टी होती समर है, वेकेशन। हाँ। समर वेकेशन था कि मैं 11th में जाने वाला हूँ। अब उस गैप में ये हुआ था कि 10th स्टैंडर्ड में मुझे, हम लोग जब छोटे थे तो टिफिन और 10 रुपये में से हमको दो ऑप्शन मिलता था कि 10 रुपया चाहिए या टिफिन चाहिए। तो मैं 10 रुपया लेता था, उसको जमा करके मैंने पैसा रखा था कि मैं जो है कुछ करूंगा इसका। तो 16 साल 17 साल की उम्र में? हाँ ये मैंने किया था। तो मैंने ये जो समर वेकेशन आया था इसमें मैं उसको उस पैसे का फिर मैंने सोचा चलो ये रिकॉर्डिंग करते हैं। बट देन अगेन उसको मैंने जब गया अलग अलग जगह पर तो उसका जो प्राइस बोला गया म्यूजिक का, और मैं गया था मुझे याद है कई स्टूडियोज पे गया था, तो उसमें से जब मैंने प्राइस सुना जब कि ये क्या प्राइस है, तब मैं बोला ये मेरे पास जो पैसा है सेविंग्स इससे नहीं होने वाला। बट स्टिल मैंने जैसे तैसे करके ऑडियो किया, मैंने स्टोरी डाला कि समथिंग कमिंग सून। फिर वहां से भाई ने मैसेज किया कि क्या है, भाई तो साथ में रहते थे बट अगेन उन्होंने स्टोरी देखी। अब बात करें अदनान भाई की बात की। जी। तो उन्होंने फिर मैसेज किया कि हालांकि हम लोग साथ में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने मैसेज किया ये देखकर स्टोरी कि तू क्या डाल रहा है कि समथिंग कमिंग सून। तो मैंने उनको बताया कि मेरा रैप में इंटरेस्ट है ऐसा ऐसा। तो वहां से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चल अब फिर कर ही रहा है तो अच्छे से कर, थोड़ा और टाइम ले, अच्छे से ले। और फिर जैसे लेकिन उस वक्त पे तो आप कहीं म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं आते थे कहीं से, तो ये आपको कहाँ से म्यूजिक की समझ कहाँ से आई और ये कैसे हुआ कि एक 17 साल का है 16 साल का लड़का जिसके जेब में पैसे भी नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि जहाँ पे म्यूजिक का घराना हो या कुछ हो, आप उसमें जा रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि पहला गाना ही जो आपका नाम ही फटका फट गया था। हाँ, तो उसके पीछे की शुरुआत ऐसी कि फटका एक्चुअल में पहला गाना नहीं था। अच्छा। इसमें कुछ वर्सेस थे जो मैंने चेंज किया, रिप्लेस किया। ओके। मेरा जो पहला गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैंने सेविंग्स किया था उस पैसे से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था जैसे तैसे फोन से, मिक्स मास्टर के नाम पे मैं कुछ भी करे जा रहा हूँ। बट देन जब मैं बनाया उस चीज को, ऑडियो को, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया फटका जो है उसमें मैंने रिप्लेसमेंट किया भाई से। जब भाई ने जब बोला कि थोड़ा और वक्त ले और अच्छे से लिख, जब तू इतना अच्छा लिखा है तो और अच्छा लिख पाएगा, तब मैंने उसमें से चेंजेस किया और फिर वो एक गाना प्रॉपर बना, वो था फटका। अच्छा। तो फटका वाज देन पहला सॉन्ग की ओके दिस इज वांट टू गो एट। हाँ ऐसा। ओके ओके। तो ये चीज था। तो उस वक्त में जैसे आप कह रहे हैं कि अदनान भाई ने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या आपके माँ बाप खुश थे कि मेरा बेटा रैपर में जा रहा है? उस टाइम पे एज सच ऐसा था कि मैं मतलब इफ यू नो कि मुसलमान फैमिली से बिलोंग करने से ये होता है कि हम लोग जब एंटरटेनमेंट लाइन में स्टेप करते हैं तो उसमें काफी हद तक का ये एक रहता है कि ओके ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हाँ, जैसे मेरे साथ भी मैं ये जो काम करता हूँ कभी भी सही नहीं हो सकता। हाँ तो ये चीज रहती है हमेशा से। बट अगेन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नियत जो है वो बड़ा होता है अमल से। बिल्कुल। अमल भी जरूरी है बट नियत अच्छी होनी चाहिए। तो मम्मी डैडी मेरे उस टाइम पे ऐसा कुछ मना वाला मामला नहीं था, बट ठीक है लड़का कुछ कर रहा है तो ठीक है, भाई के साथ ही कर रहा है, कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं। तो मैंने भाई के साथ में उस वक्त ये चीज मिलकर हम लोग ने फिर क्रिएट किया। हाँ ये है कि माँ बाप अब्बा अम्मी बाद में देखकर ये चीज खुश भी हुए कि लोग मुझसे जो हिसाब से अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं वो मेरी अम्मी अब्बा देखे तो सपोर्ट करना शुरू किया। हाँ, करना शुरू किया। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। अभी जैसे पहले कुछ म्यूजिशियंस से मैंने पहले बात की है, इंटरव्यूज़ किया है उनका, तो मुझे कहीं समझ में आया कोई पहले धुन बनाता है उसके बाद फिर कोई गाना लिखा जाता है, और कोई पहले गाने बोल बनाता है उसके बाद धुन बनाता है। तो आपका क्या है प्रोसेस?
क्या आप मेरा- पहले धुन बनाते हो या दोनों बना लेते हो? मेरा ऐसा सच बोलूं मैं आपको, मेरा ऐसा कोई नहीं है। हाँ मतलब स्पेसिफाइड मेन सीन ऐसा नहीं है कि मैं पहले धुन बनाऊंगा और फिर लिरिक्स लिखूंगा, हाँ। या पहले लिरिक्स लिखूंगा फिर धुन बनाऊंगा। मेरा ऐसा है कि मन के ऊपर है सारा मामला, कि कभी कभी ये होता है कि मेरे मन में कुछ आता है तो मैं लिखता हूँ उसको, और वो काफी गहरा हो जाता है कि धुन में उसको बाद में बनाऊंगा, अभी लिखना जरूरी है। जी। और कभी कभी धुन मेरे जहन में आता है कि इस पर लिखना बाद में है, जी। इसको धुन जल्दी से बनाना जरूरी है, तो वॉइस नोट खोल के जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर लेते हो। मुंह से ही मैं मेरा धुन जल्दी से एक कि भूल ना जाए, भूल ना जाऊं फिर मैं, तो फिर वेरी उसको नाइस, बाद में वेरी करता हूं इंटरेस्टिंग, ऐसा। वेरी इंटरेस्टिंग है। आपका कौन सा सॉन्ग आपके लिए दिल से सबसे करीब था और क्यों, और करीब है बेसिकली? मेरे अब तक के सारे सॉन्ग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी आपने सॉन्ग देखे उसमें अलग अलग जॉनरा के गाने थे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये स्लम लाइफ, जी। इससे रिलेटेड भी मैंने बातें किया, पॉलिटिकल फैक्टर्स पे भी मैंने बातें किया। हाँ, वो काफी हाँ, वायरल भी हुआ, ट्रोल भी किए गए हैं उस उसके। पे बैकलैश भी बहुत जी, झेलना जी, पड़ा, जी, बट जी। एनीवेज हाँ। उसके साथ साथ बट आप सच की आवाज निकाल रहे थे, हाँ। जो आज की जो युवा पीढ़ी जो कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी ये सब। उसमें ये हुआ था कि टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन, अगर आपको पता होगा, TRT इंटरनेशनल पे मेरा आर्टिकल भी छपा था। हाँ। तो वो पूजा मैम ने उसको रीट्वीट भी किया था। पूजा मैम का, पूजा भट्ट मैम, पूजा भट्ट मैम जी, तो उन्होंने उसको रीट्वीट भी किया था, शेयर किया उन्होंने। शेयर किया था। वो आर्टिकल छपा था कि यंग रैपर, बडिंग यंग रैपर, मतलब जो हक के लिए आवाज उठा रहा है, ओवरऑल वो सारी चीजें। तो मेरा स्पेसिफिकली कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग नहीं रहा, बट अगेन यही है कि वो लिरिक्स मुझे बहुत अजीज है, जो मैं मेरे डिवाइन कनेक्शन पे लिखता हूँ। समझ गया, उस पे मैं आऊंगा, डिवाइन कनेक्शन पे मैं आऊंगा। जरूर, पहले मैं जरूर। आपके रैपर वाली जिंदगी पे बात कर रहा हूँ। उस दौरान भी जब मैं रैप करता था तो कुछ गाने ऐसे होते थे जिसमें झलक वो नजर आती थी जो आज प्रॉपरली नजर आ रही है। जी। तो उस वक्त जब आप रैपिंग करते थे तो आपकी पर्सनल लाइफ का कितना हिस्सा आपके म्यूजिक में नजर आता था? क्या पूरा ऑब्जर्वेशनल था, पूरा महसूस किया हुआ था? ये मामला था, सच बोलूं अब मैं आपको ये चीज से रिलेटेड, तो मेरी पर्सनल लाइफ की चीजें अगर मैं लिख देता तो शायद मैं आज, यानी सिंपैथी मैंने चाहा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरी पर्सनल लाइफ को मैं बहुत ज्यादा उसको लेके मैं बहुत ज्यादा सिक्योर रहता था कि मैं इसको जो है ज्यादा जाहिर नहीं होने दूं। एट द एंड आर्टिस्ट जो होता है वो उस चीज को लेके एक्सप्रेसिव हो ही जाता है अपने लिरिक्स राइटिंग में, या जो भी आर्ट फॉर्म वो करता है, तो मैं हो जाता था, बट एक लिमिट रखता था कि इस हद तक, यानी लिखता था पेज फाड़ देता था, वैसा मामला होता था। ये चीज हो जाती है। आप श्योर नहीं थे कि वेदर में से पब्लिश करूं कि नहीं करूं? हाँ, कई ऐसी बातें थी। डर था कि चीजें मुझे भी, मतलब जब मैं कोई चीज लिखूंगा बट ऑब्वियसली लोगों से भी रिलेटेड होगी, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी चीज होती है एट द एंड हमारे जिंदगी में लोग होते हैं। अब जब हम लोग से कनेक्ट होते हैं तो लोगों की चीजें अगर हम लिखे या जाहिर करेंगे तो फिर लोगों को भी प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा, तो मैंने उस चीज पे कभी हाथ नहीं डाला। मैंने बोला मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, वही आप लिखोगे और वही आप गाओगे। जी। उस वक्त जब आप ये सब सिंगिंग वगैरह करते थे, कोई रैपर से आप इंस्पायर हुए थे जिनको देख के आपने शायद शुरू किया था? उस दौर पे मैं बताया, जैसे आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं डीजे वगैरह जब होता था तो बाहर के गाने वगैरह प्ले होते थे। स्पेसिफिक सिंगर? तो बहुत सारे थे, इंटरनेशनल रैपर्स थे, एमिनेम था, एमिनेम, स्नूप डॉग, ऐसे सब रैपर्स, ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल कई रैपर्स थे जिनसे मैं इंस्पायर होता था। वो स्मैक दैट गाना था, टेम्परेचर था, वो सारे गाने थे, वो सुनते सुनते गोइंग इन योर माइंड। एग्जैक्टली, या अंडरस्टूड। रैपर्स के बारे में लोगों का सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? मिसकंसेप्शन से मुझे याद आया, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये होता है कि भाई तू, ये चीज होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं उसका बहुत बॉब मार्ली, एग्जैक्टली बॉब मार्ली या वेस्टर्न कल्चर एग्जैक्टली प्रॉपर की, बट एट द एंड मैं जैसे आपको बोला कि मैं उसका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि मैंने आज तक एक सिगरेट तक स्मोक नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। और धारा भी जैसे इलाके में जहाँ पे ड्रग्स एंड एवरीथिंग, हमारे घर के विंडो से स्मेल कई बार आ चुकी है। हम लोग कई बार गुजरे हैं अपने इलाकों से, तो वो चीज़ लोगों को देखे, छोटे छोटे बच्चे वीड एंड ऑल रोल करते हुए,
ये सारी जो चीजें होती है ना, ये चीजें बहुत नेगेटिव होती है, इसके खिलाफ कोई बोलता ये नहीं सब है। परवरिश का भी ख्याल है हाँ, ना, मॉम डैड तरबियत, ने अगर तरबियत और मॉम डैड ने हाँ आपको उतना उस एग्जैक्टली। तरीके से अम्मी एक मर्तबे की ऐसी बात, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त के हम लोग बर्थडे पार्टी में थे, रात भर रुकना था। तो वहां पर है ना, मैं आपको ये मैं अब एकदम ब्लंट होके मैं क्लियर बता रहा हूँ ये चीज, कि वहां पर मुझे कुछ चीजें ऑफर हुई इन टर्म्स ऑफ नशा। मैंने बोला भाई नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। वहां पे हर कोई कर रहा था, रात में मुझे रुकना था बिकॉज अगले दिन बर्थडे पार्टी होती है। तो मैं बस मना ही किया था कि मुझे अब्बा का कॉल आ गया, बेटा खाना खाया? मैं बोला हाँ अब्बा खाना खा चुका हूँ। ठीक है, कब तक आओगे? कल आऊँगा, कल सुबह। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कट कर दिया, इतना बोले बस। मैं फ़ोन कट किया, जैसे दिल मेरा नरम हो गया। मैंने बोला भाई देखो, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता, और एक पर्सनल भी है कि मैं नहीं करना चाहता वो हूँ, बट आपका अकीदा है, दैट इज रिलेटेड टू माई फेथ एंड ऑल एंड एवरीथिंग। बट ये चीज़ है कि जो मेरे माँ बाप अगर मुझे छूट दे रहे, तो उसका मैं गलत इस्तेमाल। ये आजकल की पीढ़ी को आप एक इंस्पिरेशन की तरह बोल रहे हैं कि जी। राइट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम धारावी आपने फेम भी देखा, जी आप ड्रग्स से भी दूर रहे, नो फॉर ड्रग्स हैं आपके हिसाब से, Exactly. लाइक। और कई रैपर्स, कई सिंगर्स, इनके नाम नहीं जाना चाहता हूँ, जो शराब, अल्कोहल, ड्रग्स के गाने के ऊपर गाने बनाते Exactly. हैं, जैसे एक बोतल वोट का काम सही करा बात है, रोज का। हाँ, आपने ये सब चीज़ से कभी नहीं किया, नहीं, आपने नहीं। रियलिटी के गाने गाए। एग्जैक्टली। सो दैट्स वाज इंस्पायर मी एज वेल एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, कि Exactly. आप में से काफ़ी छोटे हैं उम्र में, लेकिन ये चीज़ आपके गानों में मैंने सीखा है कि आप रियलिटी शो करते हैं। जी। बढ़ते हैं आगे हमारे नए अलग सेगमेंट के ऊपर। जैसे आदमी फेमस होता है तो ट्रोल भी होता है, तो वो ट्रोलिंग को आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज ओवरनाइट, मैं नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट सक्सेस हुई, बिकॉज इतने साल की आपकी मेहनत होगी जिससे आपने लगा के एक गाना लगा के, बट एक नाइट पे आपको सक्सेस मिली, तो उसके बाद ट्रोलिंग भी होती है, जी। तो कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? ट्रोलिंग का मामला ऐसा है कि देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, हम्म, इस पर अगर गौर करूंगा तो मैं मेरे आर्ट फॉर्म को क्रिएट नहीं कर पाऊंगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो ट्रोलिंग हो रही है वो आपको होने देना है। जी लोग मिलेंगे भी, पर्सनली भी आपसे मिलेंगे जी। लोग, पर्सनली मिलके आपको ये भी बोलेंगे कि भाई तुझे ये फला इंसान ने ट्रोल किया, पोक किया, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जी। तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को मजबूत रखा कि लेट गो करो। कुछ हद तक का चीजें असर हुई तो उसका रिएक्शन हो गया जाहिर, बट कुछ हद तक का मैंने, काफी हद तक का मैं कहूंगा कि मैंने ट्रोलिंग एंड ऑल अपने तक रहने आने नहीं दिया, आपने जिसको इग्नोर, लेट गो करना, लेट गो किया एक इट्स अ टाइम वेरी तक गुड का। थिंग, या लाइक सक्सेसफुल पीपल यूजुअली प्रेफर टू डू दैट। आज आपके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है अब्दुल? मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग सबसे बड़ा तो यही है कि मेरे अम्मी अब्बा को मैं वो जिंदगी दूं जिसमें सुकून हो, एंड सुकून इन टर्म्स ऑफ नॉट पैसा दौलत ये सारी चीजें नहीं। मैं चाहता हूं कि उनको उनके साथ में घूमना, और जैसे हज हो गया, हज पे जाना अम्मी अब्बा के साथ में, ये चीज हो गई सबसे बड़ी चीज है। ये आपका ड्रीम है? ये एक ड्रीम है जी। और खुशी चाहिए जिंदगी में इंसान को, और क्या चाहिए? खुशी चाहिए। अगर आजमाइश वो दे भी रहा तो एक अपना जो बाउंड्री होता है वो मैं क्रॉस ना करूं, इससे बड़ा सक्सेस क्या होगा मेरे लिए? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। डिफिकल्ट फेज में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं अब्दुल? डिफिकल्ट फेज में मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ जब मैं आपकी फैमिली की बातें भी करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। मैं उस पर लेटर आता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? कि देखिए ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट हैं आप, तो आपका माइंड 24 घंटा चलना चाहिए टू राइट न्यू कंटेंट, नए गाने, नए स्क्रिप्ट, नई चीज़। आप तो अब हालांकि अब काफ़ी नई चीज़ें भी कर रहे हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, और आप और भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे रूहानियत गाने गा रहे हैं, आप रूहानी चीज़ों पे जा रहे हैं। रूहानी, जैसे कि ही इज टॉक्स अबाउट डिवाइन पावर्स एंड एवरीथिंग, व्हिच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, सूफीज़म। या लेकिन आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं? ये इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन है मैं अगेन वही बोलना चाहूंगा, ये चीज बहुत रिपीटेटिव लग रही होगी, बट मेरे अम्मी अब्बा। क्या बात है, बिकॉज आप अम्मी अब्बा से बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ, बिकॉज ये मामला ऐसा है ना कि मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि अम्मी अब्बा है साथ में। जी। और जब कभी ऐसी कोई कमी महसूस होती है कि मैं चलते चलते कुछ पत्थर आ गया मेरे रास्ते पर और मैं गिर गया,
तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नजर आता है कि मेरे अम्मी अब्बा खड़े हैं, तो मैं झाड़ कर मेरा पैर बहुत खड़ा खूब, हो जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, ये मामला है। बहुत खूब। पिछले 1 साल से अब्दुल मैं एक नई चीज़ देख रही हैं जो चालू हो कर रहे हो आप, मेरे साथ ये जर्नी शुरू कर रहे हो कि ओवरनाइट एक दिन आपने एक नाइट आपने मुझे कॉल किया कि मुबिन मुझे ऐसी चीज़ें करनी है, और हम रात में कुछ 12 बजे हम उसी दिन उसी दिन हम 12 बजे उसी दिन हम रात में 12 बजे बैठ के और हाँ, डिस्कस किए कि हाँ, चलो स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग चालू करते हैं, यस। और हमने शुरू किया उस जर्नी को। लेकिन मैं सच कहूँगा, ऑडियंस को एक्सेप्ट करूँगा कि उन्होंने कुछ लाइनें मुझे कही थी उस रात जो मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। पहली लाइन थी उरूज या ज़वाल, जो आपके शो का नाम भी है। एग्जैक्टली, हाँ। और उस लाइन में मैं गुस्ताखी चाहता माफ़ी चाहता हूँ कि आपने एक लाइन कहा था गुलाब के ऊपर। जी, गुलाब अगर मेरे सर पे है तो उरूज है, नीचे है तो ज़वाल है, एग्जैक्टली, झाड़ पे है तो उरूज है, ज़मीन पे है तो ज़वाल ज़वाल है। है। अगर शादी के इसमें अगर लगा हुआ है तो उरूज है, और आपने निकाल के कब्रिस्तान है में तो कब्र पे है तो वो ज़वाल है। तो वो लाइन आज तक मुझे याद है, करीबन 1 साल हो गया, हम्म। और उस लाइन से मैं इतना टच हो गया कि मैं बोला नहीं, मेरे को इनके साथ काम करना ही करना है। बट मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं, स्टोरी टेलिंग का मतलब मेरे अंदर ये चीज है स्टोरी टेलिंग, इतना मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया। मैं आपसे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो स्पेसिफाइड आपको याद होगा हम स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड नहीं, मैंने बस कॉमेडी की बात कर रहे थे। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी की भी बात करते हैं, म्यूजिक रिलेटेड भी बात कर रहे थे, और मिमिक्री की थोड़ा बहुत मिमिक्री करता हूँ मैं, वो सबसे रिलेटेड बात कर रहे थे। लेकिन आपने ये चीज, जब मैं ये सारी बातें करने लगा तो आपने ये चीज बोले कि चलो क्यों ना स्टोरी टेलिंग करोगे आप। मैंने बोला मैं रेडी हूँ। तो फिर वहां से 10 दिन में वेन्यू बुक करके हमने शो भी जल्दी से हो गया हाँ, एकदम। शो कर दिए, हाँ, और वो काफी चला काफी भी। अच्छा था। आज हमारा शाम में भी शो ही है। हाँ, तो अब्दुल, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि जैसे आपकी जो स्टोरी टेलिंग में जो कहानियां हैं, बाबा बुल्ले शाह पे हैं, संत कबीर पे हैं, काफ़ी ऐसे जो जॉन अर्लिया साहब, इन सारे लोगों की, यानी आप जस्ट 24 इयर्स के हो, 24 इयर्स के हो, ये कहाँ से आप नॉलेज लाते हो? बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली ऑल द वे फ्रॉम धारावी, संत कबीर जो एक, हम सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि एक मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा हुआ तो मुसलमान होता है, हिंदू के घर में हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू होता है। तो आपको उसका नॉलेज कहाँ से आया कि संत कबीर के बारे में आप आपके इसमें डाल देते हो, बुल्ले शाह बाबा, ये चीजें मैं आपको 1700 सदी की बातें करते हो ये मामला ऐसा है कि ये चीजें आज से नहीं है। मैं बचपन से ही, जब हम छोटे रहे तो ख्वाजा गरीब नवाज से एक अलग कनेक्शन रहा हमेशा से। क्या बात है, माशाल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक अलग कनेक्शन रहा। उनके अलावा फिर आप जाओगे तो गौस पाके, दीज ऑल आर सूफी सेंट्स, सूफी सेंट्स। जब मैं और डेप्थ में जाने लगा और इन सारी चीजों को जब मैं वाइड एंगल से देखता हूँ तो इनका सबका मोटिव क्या है? पीस, लव, इंसानियत, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। डिवाइन एनर्जी इज वन। यहाँ तक का हत्ता कि ये बोला गया कि काबा तोड़ने से ज्यादा बड़ा गुनाह है इंसान का दिल तोड़ना। क्या बात है, बहुत बड़ी। तो ये सब चीजों का ख्याल, तो अब मामला ये है ना कि संत कबीरदास हो या फिर आप कहें किसी मैं ये कहता हूँ गौतम बुद्ध हो, क्षत्रिय थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और उनकी भी पूरी एक कहानी है लंबी, जो कभी मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो काफी लंबी कहानी है। जानने वाले जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि ये सारी जो इन सारी बातों की जो मोटिव है वो एक ही आ जाती है, एक ही चीज पे आके वो स्टॉप होती है, एंड दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज पीस, दैट इज लव। और हर रिलीजन में, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कि मैं मुस्लिम हूँ एंड देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स और उसमें डिफरेंट सेंट्स होते हैं। तो मामला कुछ ऐसा होता है ना कि हर रिलीजन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जो दीवारें खड़ी करते हैं, एक वो होते हैं जो पुल बनाते हैं। दीवारें खड़ी करने से मामला ये होता है कि मैं मेरी प्लेट में खाऊंगा, तुम अपनी प्लेट में खाओ, या फिर ये होता है कि एक दायरा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये भी होता है कि जब हम पुल बनाते हैं तो वो मोहब्बत होती है, कनेक्शन बिल्ड होता है जी। तो दीज ऑल सूफी सेंट्स, या मैंने जैसे बताया कबीर के दोहे अगर आप पढ़ोगे तो आपको वो उन सारी चीजों के बारे में समझ में आएगी। जब हम छोटे थे पढ़ते थे तब यहाँ से जाती थी सारी चीजें, आज वो यहाँ पे आती है सारी चीजें। तो संत कबीर दास से रिलेटेड अगर आप जाओ, या फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड, या फिर आप मैं कहूँगा गुरु नानक की टीचिंग्स पर जाओ आप,
या आप बाबा बुल्ले शाह से लेकर आप लाल शाहबाज कलंदर से लेकर आप चाहे कितने भी पीर फकीर बाबा फरीद से रिलेटेड आप जितने भी इनकी टीचिंग्स पर जाओगे, साईं बाबा तक भी यही कहते थे कि सबका एक मालिक है, सबका मालिक एक है ना। तो इनकी सबकी जो टीचिंग्स होती है ना, एट द एंड वो लव और पीस पे होती है, जो दायरा नहीं बनाती है, जो पुल बनाती है, कनेक्ट करती है। ये कड़ी अगर आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा हम सब एक ही है, एक ही मालिक के बंदे हैं, एंड एक ही ह्यूमैनिटी, ह्यूमन जो है वो एक ही जात है। तो आप इसकी स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इनका डिटेल निकालते हैं, किताबों से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? नहीं, ये हम ये समझ चुका हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को, चाहे वो कोई भी धर्म की, उनके आप डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं कि कहाँ पे, जैसे मैंने आपकी कई स्टोरी टेलिंग शोज़ में देखा है कि आपका आप 1700 सदी के बादशाहों की कहानी बताते हैं, 1700 सदी की, जो शायद कई किताबों में रह गई है, उनमें मिट्टी जड़ चुकी है। सही बात है। लेकिन आप उनकी कहानियों को खोद के लोगों को बता रहे हो, उससे एक मैसेज पास कर रहे हैं, एक पीस एंड हार्मनी का मैसेज। सो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड फ्रॉम रैपर to a storyteller, that to a divine this thing connection, plus आप अभी सूफी गाने भी गा रहे हैं। मैंने आपका देखा है कि आप सूफी गाने रिलीज पे भी आपके काफी सारे आ चुके हैं, और है भी बैकअप पे, प्रोसेस में है आपके। तो यानी इतना बड़ा स्विच कैसे और क्यों? तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये है कि जब ये एक सफर है जिंदगी का, कि मैं जब बैग लेकर निकला था तब जो मुसाफिर था और अब जो मुसाफिर हूँ उसमें फर्क आया, और मैं जो बैग लेकर निकला था तब जो मुसाफिर था और अब जो मैं मुसाफिर हूँ उसमें फर्क है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये इस सफर में जब मैं आगे आगे चल रहा हूँ तो सफर करते करते चल रहा हूँ। क्या बात है। और सफर आपको कुछ चीज नहीं सिखा रहा है, सफरिंग जो होता है इंग्लिश वाला, वो सफर भी कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि इस सफर में मैं सफर कर रहा हूँ, बट अगेन हर बार सफर नहीं होता है। देयर आर सम काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके साथ होती है, वो आपको संभाल लेती है, वो आपको बना देती है। और हर मोड़ पर मेरे जो टीचर है, मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड है, वो कहते हैं कि हर मोड़ पर आपको दो रास्ते मिलते हैं जी। जो आप चूज करोगे अकॉर्डिंगली आपको फिर दो रास्ते मिलेंगे, फिर जो आप दो में से एक जो चूज करोगे फिर अकॉर्डिंगली। इस तरह से आदमी जब गलत चूज करता है तो वो ऊपर जब जाता है अपने आप को देखता है, वो कहता है कि यार मैं ये कहाँ आ गया, गलत जगह आ गया। आपने शुरुआत में ही जब दो रास्ते मिले थे तो गलत चूज कर लिया जी। तो ये मामला होता है। तो मैंने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसके पीछे सच कहूं तो हालात भी है, लोग भी है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो उसकी मेहरबानी है। अगर उसकी मेहरबानी नहीं होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। जब उसको बुलाना होता है तो वो लोगों से जुदा करके अपना बनाता है जी। तो मैं उस फेज में रहा एक पल कि मैं सबसे डिस्कनेक्शन रहा, और मैं उससे कनेक्शन मेरा काफी कनेक्शन बनाते रहते हैं। तो ये उरूज और जवाल आप ऑल ओवर इंडिया ले जाना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं शो, और इस शो में सारे जो आप जो भी कह रहे थे सारी चीजें इन्वॉल्व है, सारे पैरामीटर्स। हाँ, इसमें सारी चीजें, बिकॉज सी मैं रैपर रहूं या मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करूं, वो दोनों कुछ अलग नहीं है। वो आता अब्दुल रहमान शेख से ही है जी, दैट इज मी। अगर मैं डिफरेंट पर्सोना मेरा शो कर रहा हूँ या फिर मेरा एक दूसरा डिफरेंट पर्सोना, वो है तो मेरे से ही है, ठीक है, उसके जरिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें सारी चीजें, हिदायत, और मैं तो ये भी नहीं समझता हूँ कि हिदायत मिली है। मैं अभी अपने आप को सच कहूँ तो गुनाहगार ही समझता हूँ। हिदायत में मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल करना शायद सही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को जिंदगी के हर मोड़ पर यही चाहूंगा कि मैं अपने आप को गुनाहगार समझूं, और जिससे हर पल खता होती है, जो दूसरे को देखकर ये सोचे कि यार ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी इसको मिली है, अपने से नीचे देखकर मैं शुक्र करूं हर पल कि यार ये सारी चीजें। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि, बिकॉज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो सिनर होता है ना, सिनर जो रो रहा है, नदामत महसूस कर रहा है और खुदा के आगे अपने सर झुकाकर अपने परमात्मा के आगे वो कह रहा है कि ये मुझसे खता हो चुकी है, मुझे माफ कर, वो माफी मांगने वाला सिनर बेहतर है उस नेकी करने वाले आदमी से जो कहता है कि है मैं तो जन्नत में जाऊंगा, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। उससे बेहतर है ये सिनर। शायद इसको खुदा माफ कर दे लेकिन उसके गुरूर को माफ नहीं करेगा। तो ये चीज है।
तो अब्दुल, मूविंग अहेड, जैसे आप बता रहे थे अभी रैपिंग को लेके, जैसे सूफीज़म में भी आप अभी कन्वर्ट हो रहे हो, कम्प्लीटली कन्वर्ट एज इन आप एक नया उसमें चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या आपके कोई ऐसे फेवरेट सिंगर्स हैं या कव्वाल हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, इनके बारे में बात तो करना चाहेंगे आप? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दादा के ज़माने से जी। कव्वालों को बहुत सुना जाता था। मेरे परदादा भी सूफ़ी सेंट से काफ़ी कनेक्टेड थे, तो हमारा जो फैमिली चेन है ये काफ़ी हद तक का जो है सूफ़ी कव्वाल और म्यूज़िक को सुनते थे। तो मेरे अब्बा के ज़रिए मुझे कुछ कव्वालों के बारे में पता था, जैसे नुसरत साहब को तो कौन नहीं जानता। बिल्कुल। बट नुसरत साहब के अलावा अंडररेटेड कुछ कव्वाल हैं, काफ़ी हद तक लोग जानते होंगे, मुझे जहाँ तक पता है, अजीज़ मियाँ साहब हाँ। और साबरी ब्रदर्स थे, 2 भाई थे। अजीज़ मियाँ आप कह रहे हैं, अजीज़ नाज़ा साहब? नहीं, अजीज़ मियाँ। ओके। अजीज़ मियाँ जो थे वो कहते थे कि ए खुदा तू लापता, और लापता का लापता। मतलब उनका अंदाज जो है ना, मैं कुछ हद तक ये कहूँगा कि नुसरत साहब से डिवाइन रिलेटेड मिस्टिकल बातों में ना, मुझे नुसरत साहब से ज़्यादा पसंद थे अजीज़ मियाँ साहब। बहुत बड़ी बात कह दी आप। बिकॉज नुसरत साहब भी पसंद थे, जैसे नुसरत साहब की भी कुछ लाइन है, आपको पता होगा, शाहरुख खान सर का भी फेवरेट है वो लाइन, अच्छा। कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। अरे ये है इश्क इश्क, मतलब वो कव्वाली है। जी। तो जाम की जब बात होती है ना पीने की, तो अक्सर लोग समझते हैं कि अब वो भी एक कव्वाली है, मैं शराबी शराबी, वो शराब की बात नहीं है, वो डिवाइन वाइन की बात हो रही है, वो इश्क के जाम की बात हो रही है, इल्म। ऊपर वाले और अपने बीच का जो इश्क है, उस जाम की बात हो रही है, वो इल्म को जाम कहा गया कि ला ए साकी तू मुझे जाम पिला, है ना, कि तू उस साकी से, मतलब जाम जब पी रहे हो आप, तो वो उस जाम को, दुनिया के जो जाम है वो नापाक है, उसको पीने के बाद में आदमी जो चीजें करता है वो अपने होश में नहीं रहता है, उसमें वो होता है, वो अपने होश में नहीं रहता है कुछ। ये इश्क का जाम है, इसमें भी आदमी का होश। अब जाते थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, कुछ कंट्रोवर्सीज आपके घर के अराउंड हुई थी, आपके फैमिली में, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं कुछ सवाल उस पर पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि अदनान को लेके कुछ चीज़ें हुई थी मीडिया में और कुछ उठी थी, तो क्या लोग आपको अदनान के साथ कंपेयर करते हैं उनके काम को लेके, उसको चीज़ों को लेके? कंपैरिजन एज सच अब तक तो ऐसा नहीं रहा कि, मतलब मैं, पहली चीज़ तो ये है, देखिए सबको पता है कि वो मेरे बड़े भाई है जी, और मैं उनका छोटा भाई हूँ जी, तो इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं आती है जी, कि मेरे लिए तो यही है कि मैं हमेशा अपने से ऊपर ही देखना चाहूँगा अपने भाई को। बिल्कुल सही। बिकॉज मेरे लिए, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे रैप जर्नी में मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। ओवरऑल कोई भी चीज़, आज भी अगर मुझे कोई भी चीज़ की कुछ भी बात है, अगर मैं फ़ोन करूं, अभी इस वक्त पॉडकास्ट पे भी अगर मैं फ़ोन कर दूं तो भाई बात कर लेंगे। अच्छा, तो ये करना चाहेंगे आप? जी ये बिल्कुल ज़रूर करना चाहेंगे। ज़रूर। जी। तो ये जो चीज़ है कि मतलब भाई के साथ में लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैंने अपने भाई से कभी ऐसा कंपैरिजन अपने आप को नहीं रखा। मैंने हमेशा, मैं छोटा भाई हूँ तो मैं छोटे की तरह ही रहना पसंद करूँगा, और भाई जो है वो भी कभी अपने आप को मुझसे कंपेयर नहीं किए, ना मैंने कभी किया। इट्स ऑल अबाउट ब्रदरहुड, मतलब ओवरऑल। नहीं, मीडिया में काफ़ी बात उछाली गई थी आपके घर के मसलों को लेके, चीज़ों को लेके, इन डिटेल चीज़ें आई थी, काफ़ी पेजेस ने कवर किया उस पे। तो क्या सक्सेस ने आपकी फैमिली को बांटा? कुछ हद तक हाँ कह सकते, कुछ हद तक ना कह सकते। बिकॉज सी, सक्सेस, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए सक्सेस का जो पीओवी है वो डिफरेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि सक्सेस का पीओवी है क्या, क्योंकि फेम जो होता है, सिर्फ अकेला फेम अगर होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लमैटिक होता ही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रोल की बात किया, वो भी तो एक प्रॉब्लम से होती है कि आपको फेस करना पड़ता है, आपके माँ बाप को भी फेस करना पड़ता है। बट अगेन बात यही है कि फैमिली को बांटना एज सच की, ये सारी चीजें ऐसा है कि डिसीजन होते हैं जो हम इंटरनली लेते हैं, हाँ, और वो पीसफुली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसको कंट्रोवर्शियल तरीके से हर चीज को सॉल्व करना इज नॉट गुड। नहीं, कहीं पे एक मुकाम आया था, एक कुछ दिन ऐसे चले थे कि हर
कोई आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपस में ये चीज़ सॉल्व करने की जगह पे मीडिया में आके सवाल के जवाब दे रहे थे, मीडिया ये के थ्रू सारी बात चीज़ों हुई। से, हाँ, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ऐसा था कि देखिए मामला ये हो गया था कि जब जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है या जब चीज़ें ऐसी हो जाती है तब किसी को कुछ उस वक्त समझ नहीं आता है, क्योंकि वो फैमिली रिलेटेड चीज़ें हो जाती है और पर्सनल चीज़ें हो जाती है। तो मेरा देखिए उस वक्त भी अगर आप देखोगे तो मेरी कोई चीज़ आपको नहीं दिखेगी कि मैं कभी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कभी बात किया सामने आकर या कोई भी ऐसी चीज़। उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो मेरा कॉल था कि मुझे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आगे बात नहीं करना है। बट हाँ, आप अगर मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को देखोगे, अगर वो आए सामने बात किए, तो वो उनका पीओवी शेयर कर उस हिसाब से चीज़ों को मतलब हैंडल किए या जैसा भी उनको ठीक लगा उस हिसाब से चीज़ों को किए। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया कि अदनान और आपके बीच में बात कंप्लीटली बंद हो गई डिसएग्रीमेंट्स को लेके? देखिए अब भाई है, भाई के बीच में अगर मोहब्बत होती है तो ये सारी चीज़ें भी लाजिम है होना। हाँ। तो ऐसी चीज़ें हुई, कई बार होती है, नहीं होती है, बट अगेन एट द एंड मैंने जैसे आपको बोला कि भाई भाई है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई भी ऐसा रिश्तेदार या कोई भी इतना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है जितना मेरा भाई मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड मोहब्बत की बात है। नाराज़गी अपनी जगह होती है, मोहब्बत अपनी जगह होती है। क्या अदर इन्फ्लुएंसेस ने या अदर पीपल अराउंड यू जो आप लोग की आपके भाई के साथ जो घूमते फिरते हैं, क्या ये मिसकंसेप्शन उन्होंने खड़ा किया आप लोग के अराउंड, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि किसी ने आके, या मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक का नाम लेके कान भरे हैं या कुछ है, कि क्या ये कुछ भारी लोग थे जिन्होंने ये मिसकंसेप्शन क्रिएट किया आप लोग के बीच में? कई मर्तबा ऐसा मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आपके करीब लोग होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो वो हर तरह से बातों को रखते हैं पॉजिटिव वे में भी। कि मैं कहूँगा कि अरे मुबीन, ये जो है ये एक कोई आपको कह रहा है कि मुबीन जो अब्दुल जो है ना ये सही नहीं है, फिर एक दूसरा कहेगा कि अरे यार अपना भाई है। तो इट्स अप टू यू ओनली कि आप उसको किस तरह से लोगे। तरीके से आप उस चीज़ को लें। तो मैं क्या समझता हूँ कि भाई के इर्द गिर्द होंगे वैसे भी लोग, बट मैं ये भी समझता हूँ कि भाई भी समझदार है इतने कि उसको उन बातों को कैसे लेट गो करना है या उस पर कैसे एक्शन करना है या जो भी करना है वो उनको पता है अच्छे से। जैसे कि लोगों का ये भी कहना था कि माँ बाप है, माँ बाप के दोनों बच्चे एक समान होते हैं। तो जब ऐसे कब जो मौके आए उस टाइम पे, तो आपके मम्मी डैडी ने किसी एक का साथ दिया कि दोनों का साथ दिया, या क्या हुआ उस दौरान? इन्हें मेरे और भाई में हाँ, इन्हें माँ बाप ने या अदनान का साइड लिया या अब्दुल का साइड लिया, या दोनों को समझाने की कोशिश की? मुझे समझना है कि ये क्या चीज़ हुई, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो बीती उन पे ही होंगी, लड़ तो उन्हीं के खून है। नहीं, मामला ऐसा था कि कभी भाई और मेरे बीच में चीज़ें इस हद तक नहीं पहुंची कि अम्मी अब्बा को समझाना पड़े। कई चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग ने खुद तक समझ कर ले लिया। बहुत खूब। बिकॉज भाई भी ये चीज़ समझते हैं, मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि हम लोगों को अगर बाहरी मसले इतने हैं, बाहरी चीज़ें इतनी हैं, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती है, ऑलरेडी अम्मी अब्बा को इतनी तकलीफ है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, उससे अच्छा है कि हम लोग अपनी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मसले हो, चाहे छोटी मोटी चीज़ें हो, चाहे किसी ने कुछ बोला हो आके, वो आपस में हम सॉल्व कर लें। जी। तो हमारा ऐसा रहा हमेशा से कि कुछ ऐसी बात रही तो हम आपस में कर लिए। और रही बात अम्मी अब्बा की, तो हाँ ये है कि अम्मी अब्बा देखिए, माँ बाप के लिए औलाद तो सब एक हो जाती है। ये है कि हाँ मेरे अम्मी अब्बा मतलब मेरे भाई से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बात अलग है कि इजहार मेरे आगे ज्यादा हो जाता है उनका मोहब्बत, क्योंकि छोटा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ में हूँ अभी। अच्छा। मैं अम्मी अब्बा के साथ में, तो मैं वो चीज़ जानता हूँ कि मेरे अम्मी अब्बा की जो मोहब्बत है मेरे भाई से रिलेटेड वो जाहिर हो जाती है। और वो मैं रहता हूँ तो मैं उस चीज़ को देखा हूँ अच्छे से कि, और कोई भी माँ बाप जो होता है वो कितना भी कुछ भी हो, मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे से जाहिर सी बात है नफरत तो कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ ही रहेगी, दुआ ही रहती है। तो बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी अब्बा। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि आपका भाई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और आपको
उससे ऐसी कभी कोई हसद होगी या चीज़ होगी कि यार मैं फेमस नहीं हो पाया उतना जितना अदनान को हक में मिला, शोहरत मिली, नाम मिला, ही ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, काफ़ी शोज़ किए उन्होंने, कभी ऐसा आपको फील हुआ? नहीं, उनकी सक्सेस मेरी सक्सेस जैसी लगी मुझे। यानी तो आप मैं अपने से चाहे ऊपर ही देखना चाहा मेरे भाई को यानी हमेशा। यानी जो भी हो आप उनके लिए हमेशा दुआ ही करोगे कि वो जी, आगे बढ़े। हमेशा, हमेशा। क्या बात है, बहुत खूब, ये होता है भाईचारा। जी। कभी ऐसा कोई डिसीजन अदनान ने लिया हो या आपके कोई फैमिली मेंबर्स ने लिया हो जिससे आप डिसअपॉइंट हुए और आप कह नहीं पाए इस चीज़ को और ये चीज़ आपके अंदर ही अंदर घूमती रही? जो चीज़ है मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि देखिए, अभी आप मेरे सामने हो इस वे में और मैं इधर हूँ। हम्म, मैं 6 लिखूंगा, आपको 9 नज़र आएगा, क्या बात बोल दी आपने, है ना? क्या बात बोल दी आपके नज़रिए से वो 9 है, मेरे नज़रिए से 6 है। उसमें आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ। बहुत खूब, तो डिसएग्रीमेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है। बहुत खूब। नज़रिए का खेल है सारा। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आप लोग की फैमिली एक इन्फ्लुएंसर फैमिली है क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे है। मैं सुना है कि आपके अब्बा भी आना चाहते हैं। अब्बा तो मेरे शेरो शायरी में मामला उनका मैं तो काफी चाहूँगा स्ट्रॉन्ग है। उनको जरूर आना, वो जरूर देखे। मैं पहला जरूर। उनका सब्सक्राइबर बनना हाँ, चाहूँगा हाँ, क्योंकि मैंने उनको पर्सनली मिला हूँ, मैं उनकी हाँ, शायरियों पे सुना हूँ। आपसे तो हाँ, मेरा जो भी है जो आपको है जी महक आ जी रही है जी वो जी, सब तो अब्बा बरगद के। के पेड़ हाँ, वो हो तो सोचो हाँ, फल कैसे फेल होंगे। कैसे होंगे। जी हाँ, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, यानी इज इट गुड टू बी इन्फ्लुएंसर फैमिली और इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ईच अदर्स? बिकॉज ये सारा नंबर का खेल है, आई उसको वुड 10 मिलियन 10 मिलियन 5 एग्जैक्टली, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि देखिए, ये जो चीज होती है ना, काफी हद तक का मुझे ऐसा लगता है कि फेम से ज्यादा अच्छी जिंदगी प्राइवेट लाइफ होती है। ये काफी मैं अंडररेटेड बात कर रहा हूँ। जो देखने वाले अगर थोड़े फॉलोअर्स वाले लोग होंगे, ये मेरी बात को समझ पाएंगे। बिकॉज आपकी जो इंडिपेंडेंस होती है वो खत्म हो जाती है। रोड पर खड़े रहकर पानी पूरी खाना खत्म हो जाता है, फालूदा पीना और घूमना फिरना वो सब खत्म हो जाता है। आपको प्राइवेट कार में घूमना पड़ रहा है, वो अच्छा है, फेम अच्छी चीज है। बट अगेन, इन्फ्लुएंसर फैमिली होना वो थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है। मुझे लगता है कि जो उस चीज को लेके पैशनेट है एज एन आर्टिस्ट जो है, और जो उस चीज को लेके पैशनेट है वो करे, ठीक है। बट पूरी पूरी फैमिली का होना, वो चीज इतना थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल ओवरऑल। मैं एक आखिरी सवाल आपके फैमिली रिलेटेड पूछ के मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगा, बिकॉज एट द एंड इट्स फैमिली। एग्जैक्टली। क्या कोई फैमिली इशू घर में ही होना चाहिए था, ये पब्लिक में कभी नहीं आना चाहिए था? क्या आपको लगता है ये चीज़ रोकी जा सकती थी कभी? काफी चीजें, जी, काफी चीजें आज बहुत बिकॉज सारी इसमें चीजें। बेनिफिट दुनिया का हो, घर का तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी सारी चीजें जो घर की थी, जो एज अ कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई, जी, मैं वो लड़का जो धारावी का छोटा बच्चा था, कभी रैप वैप कुछ नहीं करता था, एक छोटा बच्चा अपने अम्मी अब्बा भाई पूरे घर सब फैमिली के साथ में जो रहता था, अपनी जिंदगी जो गुजारता था दोस्तों सबके साथ में, उसने कभी ये सब चीजें सोची सोची भी नहीं थी नहीं होगी। कि कल जो है ये सरेआम हो जाएगी घर की कोई जी, भी ऐसी पर्सनल घर की चीजें। इज्जत सरेआम हो हाँ, जाए। जी क्योंकि ये सब चीजें जो है वो मैं समझता हूँ पर्सनली रहनी चाहिए थी। जी। और मैं दिल से नहीं चाहता था हम्म, कि ये सारी चीज़ें इस तरह से ख़राब हो। बिकॉज ख़राब इसलिए क्योंकि मैस क्रिएट होता है, वो देखने वालों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है, व्यूअरशिप है, सारी चीज़ें। बट इंटरनल प्रॉब्लम्स जो होती है जी। वो जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये बुरा फील होता होगा कहीं ना हाँ, कहीं कि कहीं ना कहीं लोग घर की बात कर रहे हैं, हाँ। सारे अपने ही हैं। जहाँ पर आप जाओगे, अब जैसे शौरमा वाला है, अब मैं शौरमा खाने जा रहा हूँ तो वो मेरे घर की बात छेड़ा, हुआ है ये मैं अच्छा, रियलिटी आपके बता साथ रहा हूँ। हाँ। हाँ, कि एक फेज था लाइफ में कि मैं जब शौरमा लेने गया तो शौरमा वाला पूछ रहा है, वहां पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे यार, बट ठीक है ना, वहाँ उसको भी टैकल करके, अरे भाई मैं हंसते खेलते उस चीज को टैकल करके चला गया आगे। भले बाद में आग में आंसू भर जाए, बट उस वक्त में उसको काबू करना है इमोशन को आपको, जी जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्टर करना है इमोशन को, वही तो सारा खेल है। सारा खेल है जी। इस फैमिली मैटर को लेके एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इस कैमरे के माध्यम से आप अदनान को कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड आई लव यू। और यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, हर एक स्टेप जो भी मैंने लिया उसमें साथ रहने के लिए। जी और बस दुआएं हैं खूब सारी जी जो हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
अब तो फैमिली की बात हमने कर ली कंट्रोवर्सीज के अराउंड, कभी कोई इन्फ्लुएंस के साथ कोई कंट्रोवर्सीज या कोई इश्यूज या कभी कुछ हुआ हो या उसका नाम लेना चाहो? नाम नहीं ले सकता मैं, समझो आप इस चीज को, क्योंकि वही है कि जैसे आपने बोला इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर या रैपर या मतलब एनीवेज, वो ये है ना कि मैं चीज़ों को बहुत ऐसा रखता हूँ कि खुलकर मैं आता नहीं हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें जिस पर मेरी डिसएग्रीमेंट है और वो क्रिस क्रॉस है, समझे आप। बट अगेन अगर वो चीज़ें सामने से चीज़ें अगर मेरा जिस चीज़ पे डिसएग्रीमेंट है, अगर सामने से उस चीज़ पे अग्रीमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी होती है जो सही नहीं होती है, बट एनीवेज हुई तो है, ये है। बट मैं उस पर कुछ, मैं तो चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का काम एंटरटेनमेंट करना है, बस दैट्स इट। मैं पीस हार्मनी या हुई है, लेकिन बट पीस। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज़ है। आपने अब्दुल को हमेशा रैपिंग में देखा है, अब स्टोरी टेलिंग में देख रहे हैं, बट इनका एक हिडन चीज़ है, एक हिडन टैलेंट है इनके पास, जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। अब्दुल भाई हमारे करते हैं फ्री स्टाइल जी। थोड़ा सा एक ऑडियंस के लिए हो जाएगा? सालों पहले करता था मैं। कोशिश किया जाए। कुछ हाँ। शब्द लेके आया हूँ आपके लिए जी, तो प्लीज़ अगर आप कर दे तो बड़ी ठीक है। तो चालू करते हैं अब्दुल भाई। तो मैं शब्द देता हूँ अभी अब्दुल भाई को। अब्दुल, तो शब्द से चालू करें? जरूर। पहला चालू करते हैं, आपके शो के नाम से चालू करते हैं, उरूज। उरूज या सवाल, जो भी बातें मेरी देखो आप सारे जो करते सवाल, मैंने दिया है जवाब, मेरे काम से और नाम से नहीं है मुझे प्यार, मेरी माँ से है प्यार, मेरे अब्बा मेरे साथ, मेरी अम्मी मेरी साथ, जहाँ में मुझे कुछ भी नहीं अभी बाकी, जो चाहिए हाँ चाहिए मुझे बस वो यादें धारावी की, वो गलियों से जो भी गुजरे बीते सारे पल, और देखिए मैं करता नहीं रैप पर कर रहा हूँ फ्री स्टाइल, थोड़ा थोड़ा देखो जो भी प्यार मेरे दिल में मैं करता इजहार, वो जख्म जो भी मिले मुझे लिख के उतारूं मेरे कलम से बाहर मैं निकालूं ऐसे हाँ बातों को सारी, देखिए करते सवाल मैंने दिया हूँ जवाब, देखिए बात मेरी सारी जो भी करता हूँ मुझे मिली दुआ, तो कुछ तो हाँ हुआ हाँ मेरे जो मुकाम पे हासिल मैं करना हाँ चाह रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ अभी गा रहा हूँ, जैसे रात में बैठ के देखूं वो चांद का नूर है मुझसे वो दूर है उसमें गुरूर, पर मुझ में नहीं, मुझे रब ने जो अपना बनाया, मुझे सपना दिखाया, मैंने सपने को पूरा किया, अब्दुल लाया सामने सबके। क्या बात है जी, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे ग्रीन रूम चैट्स में। आज हमारा शाम में शो है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।